नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने LT का फर्स्ट पेपर का महत्वपूर्ण टॉपिक शिक्षा नवाचार में सरकारी प्रयासों के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस श्रृंखला का पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, इसमें कह रहा है एडुसेट या GSAT 3 शैक्षिक उपग्रह का विकास एवं निर्माण किस भारतीय संस्थान द्वारा किया गया था? याद रखना, जो ये उपग्रह का जो निर्माण किया गया था, जिसे हम GSAT 3 के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में उपग्रह का जो विकास किया गया था, किस भारतीय संस्थान द्वारा किया गया? जैसे भाभा DRDO के द्वारा किया गया, या इसरो के द्वारा किया गया था, या CTEC द्वारा किया गया था। तो आपको बताना है किसके द्वारा इस उपग्रह का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। तो ये आपको बताया। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो आपका C ऑप्शन इसरो द्वारा किया गया। दोस्तों, कुछ ही प्रश्न की श्रृंखला है, तो आप मेरे साथ इसके आंसर देते हुए चलिएगा, क्योंकि इससे आपका स्वमूल्यांकन होता रहेगा। ठीक है, अब बात करेंगे दूसरे नंबर का प्रश्न। आप देख पा रहे होगे, दूसरे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में शैक्षिक सेवाएं प्रदान करने के लिए शैक्षिक उपग्रह DRICSat को किस वर्ष लॉन्च किया गया था, प्रक्षेपित किया गया था? ये आपको बताना है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में जो अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है, शैक्षिक उपग्रह DRICSat को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो यहाँ पर दिया गया 20 सितंबर 2004 को, या 28 सितंबर 2004 को, 5 अक्टूबर 2004 को, 31 जुलाई 2004 को। किस वर्ष लॉन्च किया गया था? जिसे भी आता है तो आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है? 2 सितंबर 2004 को इसको क्या किया गया? लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे तीसरे नंबर का प्रश्न। तीसरे नंबर का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के उस शैक्षिक टेलीविजन का नाम क्या है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती तथा इग्नो का संयुक्त उद्यम है? ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें क्या पूछा है, जो शैक्षिक अगर टेलीविजन का जो वो क्या नाम है जो मानव विकास मंत्रालय, जिसे हम शिक्षा मंत्रालय के रूप में भी वर्तमान समय में जाते हैं, साथ ही अगर हम कहें प्रसार मंत्रालय, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें तो इसमें स्वप्रभा है, या जीवन ज्योति है, या ज्ञान दर्शन है, तो दर्पण है। तो ये इसका क्या आंसर है? तो आप बताइए, जो भी जिसे भी आता है इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर मैं आपको बताऊं तो क्या है? ज्ञान दर्शन ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अपने आप में। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यह प्रज्ञता किसके प्रसंस्करण एवं क्रियान्वयन में मदद करते हैं, जो दिशा निर्देश की कुछ क्रियाओं का चरणबद्ध तरीके से पालन करते हैं? तो ये आपको बताना है, प्रज्ञता किसके प्रसंस्करण और क्रियान्वयन की में मदद करता है? जैसे सर्वेक्षण के आधार पर डिजिटल संसार के उसमें संप्रेषण में करता है, या शैक्षणिक नवाचार में करता है। तो ये किस में करता है? तो ये आपको बताना है। जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने रख दिए हैं, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो सकता है? तो बताइए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है, डिजिटल संसार के लिए क्या करता है? ये मदद करता है। तो इसको याद रख लें। अब देखिए, जो प्रज्ञता है वो डिजिटल शिक्षा के लिए इसका प्रयोग किया गया है, जिसमें इसमें कुछ क्रियाएं का कुछ चरणबद्ध तरीके से किया गया, पालन करता है, जो कि अगर हम बात करें जो डिजिटल संसार का के अंतर्गत ये उसको मदद करता है। और प्रज्ञता योजना के लिए अगर हम बात करें ना, तो ये डिजिटल शिक्षण की जो 8 क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं पर ये बेसिकली आधारित है। जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, व्यवस्था करना, या मार्गदर्शन करना, या यस करना, या आयसन करना, या ट्रैकिंग करना, या सराहना करना। तो ये तमाम चीज़ें जो है कि केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है उसने किया गया, इसको ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से नए तरीके से इसे लॉन्च किया गया था, जिसे हम प्रज्ञता के नाम से हम इसको जानते हैं। तो याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके जो चरणों की अगर बात करूँ, मैंने जैसे आपके 8 चरण बताए। जैसे योजना से तात्पर्य क्या होता है कि पाठ की योजना, जिससे क्या होता है, छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षकों द्वारा उचित ढंग से उसको बताया जाए। समीक्षा का तात्पर्य होता है कि ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान जो शिक्षक बच्चों के साथ डिजिटल उपकरणों के उपयोग के बारे में
बारे में जानने के लिए चाहे मोबाइल फ़ोन की मदद से उसको शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। जैसे हमने प्रज्ञा क्या की अगर हम बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म में जो जी है ना, प्रज्ञा का जो जी है इसका मतलब होता है गाइडलाइन, जिसे मार्गदर्शन भी कह सकते हैं, जो बच्चों और शिक्षकों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से तमाम चीज़ें इसमें दी गई हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि प्रज्ञता के किस चरण में शिक्षक द्वारा दिए गए सर्वेक्षण के आधार पर तैयारी और उचित व्यवस्था की जाती है, ये आपको बताना है। योजना, समीक्षा या व्यवस्थित करना या प्रशंसा करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका जो राइट आंसर है वो आपको व्यवस्थित ये करना होता है, तो इसको समझिएगा। अब देखिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दिशा ऐप किस वर्ष भारत सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया था? तो ये आपको बताना। हम दिशा ऐप के बारे में बात करें 2016 में या 17 में, 18 में, 15 में, 19 में, किस वर्ष से लॉन्च किया गया था? तो जिसे भी आता है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। जो इसको लॉन्च किया गया था वो 2017 में से किया गया था, लॉन्च किया गया था, तो याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कभी क्वेश्चन पूछा जाए, जो दिशा है, दिशा जिसे हम डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज शेयरिंग, ये ऐप भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्रालय थे, जिसे NIRC की हम बात करें तो जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान NCERT के संयुक्त प्रयास से इसको में जैसे कि स्कूली शिक्षा के लिए से जारी किया गया था, और एक मंच इसे प्रदान किया गया था जिसमें विद्यार्थी अपने मोबाइल में से इंस्टॉल करके घर में ही क्या कर सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑनलाइन मुक्त क्या है, सभी किताबें और तमाम चीज़ें इसमें दी हुई हैं, तो बेहतरीन ये ऐप है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर लिखा है कि दिशा ऐप को किसके संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया था? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय NCERT द्वारा या NCTE द्वारा या उपरोक्त में सभी। तो किसके प्रयासों से इसको बनाया गया है? तो दोस्तों ये उपरोक्त सभी क्या था, मंत्रालय इसमें सम्मिलित है। ठीक है, 8वें नंबर का प्रश्न है कि वर्तमान में शिक्षा में उपयोग हो रही नवीनतम प्रौद्योगिकी तकनीक कौन सी है? यहाँ पर लाइव क्लासेज हैं, दूरस्थ शिक्षा है या हाइब्रिड शिक्षा है या ये सभी। तो दोस्तों वर्तमान में अगर आप देखोगे ये तमाम जो शिक्षा है ना, ये सारी चीज़ें इसमें क्या है, इंक्लूड हैं या कहीं इनका प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर 9वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक ऐसी शिक्षा प्रणाली क्या कहलाती है जिसमें बिना किसी अध्यापक और विद्यार्थियों के दूर संचार के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करती है? तो लाइव क्लासेज या दूरस्थ शिक्षा, रिमोट परफेक्ट एग्जाम या कहें ऑनलाइन डिग्री, तो इसमें से क्या हो सकता है? तो बताइए जल्दी से आंसर, जिसे भी आता है चलिए आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका दूरस्थ शिक्षा। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 10वें नंबर का प्रश्न, ये कह रहा है कि ऑनलाइन शिक्षा एवं ऑफलाइन शिक्षा के मिश्रण को कौन सी शिक्षा कहा जाता है? तो यहाँ पर हाइब्रिड शिक्षा है या दुरुस्त शिक्षा है, ऑनलाइन गेट क्लासेस करके है, तो लेक्चर करके है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो सकता है इसका 10वें का क्या हो सकता है? चलिए बताइए। तो ये भी क्या है, आपके दुरुस्त शिक्षा को ही सारथी रूप में महत्व दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बात करेंगे 11वें नंबर के प्रश्न। 11वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कौन सा कार्यक्रम विद्यालय और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के मध्य निकटता लाने के लिए सेतु का कार्य करता है? तो मार्गदर्शन, पर्यवेक्षक या स्कूल इंटर्नशिप या शैक्षणिक सर्वे या कौशल प्रशिक्षण। तो क्या होगा इसका आंसर? चलिए देखिए। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये बन सकता है। तो देखिए स्कूल में इंटर्नशिप हम करते हैं तो उससे हमारा क्या होता है, ये जो शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं जो प्रशिक्षार्थियों के लिए क्या है, एक सेतु का कार्य, मील का पत्थर ये साबित होता है। अब यहाँ पर 12वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। ये कह रहा है क्रियात्मक शोध की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसमें एक कथन असत्य है, वो बताना है। इसके द्वारा शैक्षणिक समस्याओं का समाधान किया जाता है, या इसमें व्यावहारिकता पर बल नहीं दिया जाता है, या फिर ये विकासात्मक शोध को बढ़ावा देता है, यह किसी संस्था या समुदाय तक सीमित होता है। तो ये इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है? चलिए बताइए। इसका जो
सही उत्तर है इसमें, व्यवहारिकता पर बल नहीं दिया जाता है। तो ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे अगला प्रश्न ये क्या कह रहा है। 13वें नंबर का, क्रियात्मक शोध किए जाते हैं तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु या दीर्घकालीन समस्याओं के समाधान हेतु या फिर बौद्धिक विकास हेतु या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो सकता है, चलिए बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए इसका, जिसे भी आता है। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, वह तात्कालिक जो समस्याओं के समाधान हेतु इसे दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन नंबर है आपका 14। तो यहाँ पर किस पद्धति में प्रतिभागी प्रभावी रूप से सह सहयोग शोधकर्ता होते हैं, उनके जीवित अनुभव को अनुसंधान क्रिया के लिए प्रारंभिक माना जाता है। तो यहाँ पर देख पा रहे होगे सहभागी कार्यवाही अनुसंधान या व्यवहारिक क्रिया का अनुसंधान या क्रियात्मक प्रशिक्षण अनुसंधान और उपरोक्त में से कोई। तो इसमें आंसर क्या हो सकता है, सहभागी कार्यवाही अनुसंधान, इसमें क्या है, ए ऑप्शन राइट है। तो दोस्तों ये जो श्रृंखला थी, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आई होप आपको ये श्रृंखला अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको किस प्रकार के टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं, तो मैं उसी पर आपके लिए वीडियो लेके उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।